या सामने की तरफ धक्का लगाएगा कार पे, उसको पता है ना, या डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ड्राइवर को कि भाई इस तरफ नहीं जाना बल्कि किस तरफ जाना है, इस तरफ। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है। तो याद रहे कि हम Q1 की फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, Q2 पे निकाल रहे हैं। लिहाजा इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। क्या? यूनिट वेक्टर। अब अगली वीडियो में हम आ गए, अभी इसका समझ लें, जो कूलम्स लॉ हम पढ़ रहे थे इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। इसको स्टॉप करके, बल्कि इसको ऐसे ही जा रहे जी। इसके बाद ये लिखना है ना, इट्स ऐसा ही वैल्यूज इस 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी वेक्टोरियल फॉर्म लिखनी है। लिखें, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? सो इट मे बी रिटन एज, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से? देखिए अब क्या करेंगे, तवज्जो रहे, कूलम्स लॉ चल रहा है, इसकी पार्ट 2 समझ लें हम। पार्ट 1 में तो वहाँ तो गुफ्तगू कर लेंगे, और जो पार्ट 2 अब हम शुरू कर दिया समझ लें, उसके बाद फिर बाद में फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, उसकी वेक्टोरियल फॉर्म लिखेंगे। तो देखें वेक्टोरियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, इसके लिए फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में जाना पड़ेगा। जब आप कोई वेक्टर लिखते हैं, याद करें फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आपने फिजिक्स में, तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और साथ में क्या लिखते हैं? यूनिट वेक्टर। याद आया? या डायरेक्शन लिखते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ क्या आती है? डायरेक्शन। ये वेक्टर की तारीफ है। क्या तारीफ है वेक्टर की? ये वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स से कहा जाता है कि 10 मीटर डिस्प्लेस हो जाए ईस्ट की तरफ, तो 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाए ये कौन है? डायरेक्शन है। तो जितने भी वेक्टर हैं सब में मैग्नीट्यूड के साथ क्या होती है? डायरेक्शन होती है। यूनिट तो सबके साथ होता ही होता है। तो जब आप कोई वेक्टर लिखते हैं ना, तो ज़रा सी फर्स्ट ईयर का स्केलर और वेक्टर वाला चैप्टर आ जाएगा। आपने वी वेक्टर लिखा तो उसका पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, उसके लिए ऊपर से एरो हटा देते हैं, और फिर बाद में यहाँ पे क्या लगाते थे? यूनिट वेक्टर लगाते थे, क्योंकि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से शो होती है। यहाँ पे वी कैप लगाते थे। आपको याद है एक सेक्टर कैसे लिखते थे? याद करें, एक्स मैग्नीट्यूड लिखते थे और साथ में इसका यूनिट वेक्टर आई कैप आता था, क्योंकि जो 3 डायमेंशंस होते हैं, याद करो कौन कौन से 3 डायमेंशंस हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या है? जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप था, वाई का जे कैप था, जेड एक्सिस का के कैप था। तो 3 डायरेक्शन से बड़ी मशहूर, तो 3 यूनिट वेक्टर थे। तो अगर एक्स वेक्टर होगा तो एक्स एक्सिस के साथ होगा, उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ जाएगा? आई कैप। तो अगर वाई वेक्टर है तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड वाई आएगा, ऊपर से वेक्टर हटा देंगे, साथ में क्या लगा देंगे? जे कैप। बाद औक़ात मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर बना के मॉड लिख देते हैं, 2 वर्टिकल लाइन्स। और अगर जेड वेक्टर हो तो कैसे लिखेंगे? जेड लिख कर के कैप लगा देंगे, क्योंकि जेड एक्सिस डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका यूनिट वेक्टर के कैप लिया जाता है। खैर मैं कहीं और चला गया, इस सब तो मुझे नहीं जानना था। अब आप इतनी बात याद रखिएगा सिर्फ कि कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, चाहे कोई सी भी हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, टॉर्क हो, तो वो मैग्नीट्यूड आता है, उसके बाद क्या आता है? उसका यूनिट वेक्टर आता है। तो अब हमें इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि फोर्स Q1 Q2 पर इस तरफ लगाएगा। नहीं समझे बात को? तो इस तरह हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस किससे शो किया गया? आर की अलामत से। तो यहाँ पे जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे उसको हम शो करेंगे आर लिखकर, यहाँ लगाएंगे 1 2 और ऊपर लगा देंगे कैप। क्या लगाएंगे? अब ये R12 नहीं है, क्या लिखा हुआ है? R12 ऊपर कैप। कैप का मतलब है ये यूनिट वेक्टर है। क्या है? जो किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। कहाँ से कहाँ? 1 से 2। 1 2 कौन है? चार्ज Q1, और 2 का मतलब चार्ज Q2। यानी एक यूनिट वेक्टर है जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज Q1 Q2 पर इस तरफ फोर्स लगा रहा है। नहीं समझे बात को? तो अब इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? ऊपर एरो लगा देते हैं वेक्टर के लिए। तो अब नई लाइन से क्या होगा? कहाँ तक लिखा था? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट मे बी रिटन एज। अब जगह नहीं, हम यहाँ लिखेंगे, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ जाओ भाई, फोर्स आ रही है वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में क्या आएगा? इसका यूनिट वेक्टर आएगा। क्या? आर कैप। और यहाँ पे क्या लगाएंगे साथ में? 1 2। अच्छा एक चीज़ और याद रखें, सही है? ओके। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है? अभी आपने निकाला था ना, मिट गया। फोर्स क्या निकाली थी बताइए? वो आपने निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपने फोर्स निकाली, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स की ये मैग्नीट्यूड है। तो अब यहाँ पे लगा दीजिए, क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कौन है? Q1 Q2 अपॉन R², और इसके साथ क्या आएगा बताइए? R12 कैप।
तो दिस इज़ द फोर्स इन वेक्टोरियल फॉर्म। ये आप फोर्स लेकर आ गए वेक्टर फॉर्म में क्योंकि यूनिट वेक्टर लगा। लेकिन एक आखिरी बात याद रखें, ये फोर्स तो आपने लिख दी है, लेकिन इस फोर्स के साथ हम लगाएंगे 2-1। क्या लगाएंगे? इसका क्या मतलब है? 1 का मतलब चार्ज Q1 और 2 का मतलब चार्ज Q2। इसका मतलब ये फोर्स चार्ज Q2 पर, किस पर है? Q2 पर है। और कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। F21 का मतलब ये है कि Q2 पर फोर्स है, कौन लगा रहा है? Q1। तो Q1 Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है। नहीं समझे बात को? तो F21 का मतलब ये है। तो दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ वेक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप फोर्स को आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। नहीं समझे बात को? अच्छा, और अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ये लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिख दीजिए बस। हाँ, पेपर में डिपेंड करता है कि कितने नंबर का सवाल है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, कितने नंबर का क्वेश्चन आया है। अब फर्ज कर लें आया है कि स्टेट द कूलम्स लॉ, तो उसमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है। आया कि स्टेट कूलम्स लॉ इन ट्राइब कूलम फोर्स, फिर आपने देखा कि ये 5 नंबर का सवाल है, तो आप F लिखेंगे, उसके बाद जो है साथ में एप्सिलॉन नोट वाला जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला था वहाँ तक लिख लें। लेकिन अगर 7 नंबर का सवाल आ गया, 7 नंबर का, तो फिर आप पूरी स्टोरी लिख दें। नहीं समझे बात को? 7 नंबर बहुत होते हैं, डिपेंड करेगा कि मार्क्स कितने हैं। अब मार्क्स हैं 2 और आप पूरी स्टोरी लिख रहे हैं वहाँ पे, तो अक्लमंदी नहीं है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो नंबर कितने हैं उतना लिखें और जितना पूछा उतना जवाब दिया करें, हमेशा टू द पॉइंट बात करें। ओके, ये बात मुकम्मल हो गई यहाँ पर। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे कूलम फोर्स डिपेंड करती है? नंबर 1 चार्जेस पे, Q1 Q2 पर, नंबर 2 डिस्टेंस पे, और नंबर 3 अभी एक चीज़ रह गई है। क्या रह गई है? अब मीडियम की बारी आएगी। अभी तो सारी गुफ्तगू हमने किस पे की है? फ्री स्पेस में की है ना। अभी तो बीच में मीडियम आया ही नहीं है। अब हम यहाँ मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम बन जाएगा कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। लिख लिए? अब हेडिंग डालें अगला टॉपिक। नहीं, नेक्स्ट हेडिंग डालें। कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अच्छा डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर को भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं? इंसुलेटर उसे कहते हैं इससे करंट पास नहीं हो सकता। जिस 2 तरह के मटेरियल होते हैं ना, इलेक्ट्रिकली मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहली टाइप क्या है? सच मटेरियल्स थ्रू दैम इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और कुछ मटेरियल वो होते हैं कि जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। मिसाल दें कोई जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये वो है मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। उसकी वजह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे करंट पास हो सकता है, क्योंकि उनमें बड़ी तादाद में आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरे कहलाते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स किसे कहते हैं? जिससे करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के बराबर बहुत होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी करंट पास नहीं हो सकता। लकड़ी आ गई, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इससे करंट पास नहीं होता। तो ये इंसुलेटर है। और इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक। क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक। इनसे करंट पास नहीं हो सकता। अब अगर चार्जेस के दरमियान, इन चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, कॉटन, रुई आ जाए, लकड़ी आ जाए, रबर आ जाए, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए जिसके से करंट पास नहीं होता, तो उस सूरत में देखा गया है कि कूलम फोर्स बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? क्या होना चाहिए? बीच में रुकावट आ गई। क्या आ गई है बीच में? रुकावट। तो फोर्स बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? अब यहाँ पे कॉमन सेंस इस्तेमाल करें आप। बीच में एक रुकावट आ गई, बढ़ जाएगी फोर्स, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी पहले के मुकाबले में। सही पहचाना आपने। इसका मतलब है जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों चार्जेस के दरमियान इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक ख़ास फैक्टर एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाती है। क्या होता है? एक ख़ास फैक्टर के तहत कम हो जाती है। उस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन r। इतने टाइम्स कम हो जाती है। इस फैक्टर को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या कहते हैं? इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कहते हैं। नई लाइन से लिखें। व्हेन
व्हेन सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हाँ, व्हेन सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड, इज, बल्कि प्लेस्ड को काटे, इंट्रोड्यूस लिखें, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इंट्रोड्यूस्ड डी आएगा, हाँ, इंट्रोड्यूस बिटवीन पॉइंट चार्जेस, बिटवीन पॉइंट चार्जेस, then THEN, then the electric force is decreased, डिक्रीज का लफ्ज़ आ रहा है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर, क्या, एप्सिलॉन आर, बाय अ फैक्टर, इसको एप्सिलॉन ई का मतलब एप्सिलॉन होता है, इसके साथ आर लगा दिया सफिक्स के तौर पे, डिक्रीज बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर, विच इज़ नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी, लिख लोगे, द रिलेटिव परमिटिविटी of the medium, relative permittivity of the medium, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम भी याद रखना, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसे, डाई इलेक्ट्रिक, लिख लो, लिखा हुआ है ना ऊपर, नहीं ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जी। अब मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपसे, मिसाल के तौर पर दोनों पॉइंट चार्जेस आपके सामने बोर्ड पर ही मौजूद हैं, ऐसे ही है ना भाई। अगर फ़र्ज़ कर लें कि इन चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो से इसको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। हमने पहले भी इसको मिसालों से समझने की कोशिश की है। अगर फ़र्ज़ कर लें पॉइंट चार्जेस हैं और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है सपोज़ 16 न्यूटन है, कितनी है, 16 न्यूटन है, जबकि फ्री स्पेस है। अब बीच में आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से मुराद कौन है, कॉटन हो गई, रुई हो गई, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जिससे करंट पास नहीं होता, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें आप। फ़र्ज़ करें कि मैंने जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 2, क्या था, 2। इसका मतलब क्या होगा, हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है एप्सिलॉन आर, जिसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो बताइए फोर्स कितनी हो जाएगी, हाँ, पहले 16 न्यूटन थी, कम तो होगी ना भाई, क्योंकि आपने बीच में मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो फोर्स तो घटेगी, तो 16 न्यूटन से घटकर कितनी रह जाएगी, जबकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। समझे ही नहीं। अभी हमने क्या लिखा था, अभी हमने बात क्या लिखी पैराग्राफ, कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम पॉइंट चार्जेस के बीच में लाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाती है, एक खास फैक्टर के तहत कम हो जाती है। अब वो खास फैक्टर एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई ऐसा मीडियम रख दें जिसका एप्सिलॉन आर क्या हो, 2 हो, तो इतने गुना क्या हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी। तो 16 न्यूटन है तो कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 2 टाइम्स कम हो जाएगी। 2 टाइम्स कम होने का मतलब क्या हुआ, हाफ रह जाएगी। 16 का 2 टाइम कम करो, 8 रह जाएगी। नहीं समझे बात, आप समझे बात को, कितनी रह जाएगी फोर्स, 8। यानी क्या हुआ, फोर्स एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इसको आसान कर देना फिर आप परेशान हो जाओगे। फोर्स कितनी रह गई, एफ डैश के नाम से शो करें, क्योंकि अब मीडियम बीच में आ गया। बाद का डैश के बजाय क्या लगा देते हैं, या एम लगा देते हैं कि फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो 16 न्यूटन से घटकर कितनी हो गई, क्यों 8 न्यूटन क्यों हो गई, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब 2 तरह की फोर्सेज हैं, एक फ्री स्पेस में और एक मीडियम में। जब मीडियम में फोर्स होती है, जो मीडियम बीच में आता है, तो याद रहे कि जो फोर्स होती है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या आएगा, ये है रिलेशन एक्चुअली। इस पर ज़रा सा गौर करो। ये फोर्स कौन सी है, जब फ्री स्पेस या वैक्यूम था, और ये फोर्स कौन सी है जब बीच में क्या आ गया, मीडियम। आइए चेक करते हैं क्या होगा, बताइए। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, 2, और फोर्स कितनी थी शुरू में जब वैक्यूम था, 16। तो अब फोर्स कितनी रह जाएगी, 2 1 2 2 8 16, तो क्या हो गया 8। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई मीडियम बीच में आएगा तो चूंकि एप्सिलॉन आर उसका 2 था, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगी। तो 16 न्यूटन से कम होकर क्या रह गई, 8 न्यूटन रह गई। समझ गए बात को, नहीं समझे। एक और मिसाल, अगर फर्स्ट कर लें फोर्स 27 हो, कितनी हो,
अब दूसरी मिसाल तक आप आपने जवाब दे दिया ना सही, तो इसका मतलब फिर समझ में आया, वरना नहीं। फोर्स है 27 न्यूटन। फर्ज कर लें कि हमने यहाँ पे एक मीडियम रख दिया एप्सिलॉन आर, और उसकी वैल्यू थी 9। कितनी थी? 9। अब बताओ जब हमने मीडियम बीच में डाल दी, वैक्यूम में 27 न्यूटन थी, जब आपने बीच में वो डाल दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई भी इंसुलेटर जिसका एप्सिलॉन आर 9 था, कोई भी नहीं जिसका 9 था, तो अब बताइए फोर्स मीडियम में कितनी रह जाएगी? बोलिए। ये है, अगर ये कर दिया तो शाबाश, आप समझ गए बात को? नहीं समझे बात? 9 इसका मतलब है 9 गुना कम हो जाएगी, 9 टाइम्स रह जाएगी, 1/9 रह जाएगी। तो इसका 9 गुना करो ना, 27 का 1/9 करें, ये है ना फार्मूला तैयार है आपके सामने। तो 1/एप्सिलॉन की जगह क्या है? 9। फोर्स 27 है, तो 9 1 9 9 3 था, 27 क्या आ गया? 3। तो इसका मतलब है फोर्स 27 से घट कर 3 न्यूटन रह गई, क्योंकि डायरेक्टिव मीडियम जो आपने डाला था बीच में, उसका एप्सिलॉन आर कितना था? 9 था। इस तरह से जब कोई इंसुलेटर पॉइंट चार्जेस के बीच में आता है तो फोर्स रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसका इंहिसार किस पर होता है? उस डायलेक्ट्रिक मीडियम की नेचर पर होता है। और उस नेचर को कैसे डिसाइड करते हैं? एप्सिलॉन आर से। नहीं समझे बात को? या और भी चीज़ें होंगी। लिख लिया? ये तो आपने लिख लिया था ना। अब देखें इसका फार्मूला क्या है, नई लाइन से लिखें उसी के नीचे। हाँ नई लाइन नहीं, बस नई लाइन से लिखें। इट इज़ क्लियर डेट अब ये बात साफ जाहिर हो गई ना, इतनी मिसालों से तो गुफ्तगू कर दी कि F इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर F। अब ये बताओ ये वाला F कौन सा है? मीडियम वाला। और ये F कौन सा है? फ्री स्पेस या वैक्यूम वाला, मल्टीप्लाई बाय F। ये लिख लें। अब यहाँ वैल्यू लगाइए, F की जगह क्या आएगा बोलें? तो 1/एप्सिलॉन आर, और ये F मैग्नीट्यूड है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना आपने। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड के लिए ऊपर से क्या हटा दें? एरो हटा दें, और यहाँ से क्या हटा दें? यूनिट वेक्टर हटा दें। मैग्नीट्यूड तैयार है। नहीं समझे बात को? और F/1 तो समझा दिया था आपको, उसका क्या मकसद है। तो 1/, क्या आएगा यहाँ पे बोले? पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कौन है? Q1 Q2, और अपॉन में बोलिए R²। नहीं समझे? ये शक्ल बन गई 1/एप्सिलॉन। और फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने ये रखा है, याद रहे, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं रखा अभी, फिलहाल हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद एप्सिलॉन आर यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ सेट कर दीजिए, और 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ सेट हो जाएगा। अब देखें क्या होगा, आखिरी बात बस ये होने वाला है। तो फोर्स इन मीडियम इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे क्या होगा? 1 ये तो हो गया 1 अपॉन में ये एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन नॉट के साथ सेट करें। किस तरह से? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक साथ जोड़ दिया, और साथ में कौन है इसके? Q1 Q2 अपॉन R² कर दिया। नहीं समझे बात को? तो इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं, इसको इसके साथ लिख दिया। क्यों लिखा उसकी वजह है, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। इनका जो प्रोडक्ट है इसको हम एप्सिलॉन से शो करेंगे। हियर क्या करेंगे? एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये जो प्रोडक्ट है इसको एप्सिलॉन से शो करेंगे, और इसको कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ, फिर से ये कौन है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कौन है? रिलेटिव परमिटिविटी। और एप्सिलॉन कौन है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो यहाँ पर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, डायलेक्ट्रिक मीडियम, 1/4 पाई, और उसकी जगह क्या है? एप्सिलॉन आया, और साथ में कौन है? Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपके सामने फार्मूला तैयार, ये है फाइनल फार्मूला। हाँ स्टार्ट आपका यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। इट इज़ क्लियर से, वो तो पहले का लिखा हुआ है ना, वो मैंने इसलिए नहीं मिटाया था ताकि रिकॉल करने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? तो दिस इज़ फुल एंड फाइनल फार्मूला फोर्स इन मीडियम। यहाँ आके आपका समझ लें कूलम फोर्स वाला टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। अब आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछें, या आपके जहन में कोई और एग्जाम्पल आ रही है तो आप उस हवाले से बात कर लें। हमने ज़रूरी जितनी भी चीज़ें थी इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है।